हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि पता है 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है, लेकिन आज आप लोगों की क्लास हो रही है। तो सभी बच्चे क्लास में आ जाएंगे और क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, तब से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। लाइट ऑन कर दीजिए, तो लाइट ऑन करिए पीछे वाला। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पिछला चैप्टर जो है, जितने भी बच्चों को जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो पूछ लेंगे, और जिनको तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है एक बार पिछली क्लासेस को रिवीजन कर लें। लगभग 33 क्लास हो चुकी है, पूरी 33 क्लास हो चुकी है। तो आप चाहेंगे तो पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं एक तरफ से रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज हम लोगों का जो नया चैप्टर है उसका नाम है भैया सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आगे चल के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, और आपके भविष्य के लिए जैसे किसी भी एग्जाम में आप इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लिख रहे हैं यहाँ से हम, ध्यान रखिएगा भैया, सदिश विश्लेषण, सदिश विश्लेषण दिख रहा है यहाँ तक? सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति, ये मेरे चैप्टर का नाम है। और हमने अक्सर ये बताया है कि कभी भी किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमको उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम आज नया चैप्टर पढ़ रहे हैं सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति, तो ऐसे हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सदिश विश्लेषण किसे कहते हैं और प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। तो इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसको पहले चर्चा कर लेते हैं। यहाँ इधर आ रहा है, चलिए, हाँ चलिए, हम ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पहले हमको पढ़ना भी है सदिश राशियाँ, दूसरा पढ़ना है भैया अदिश राशियाँ, ये सारी बातें हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे भैया, तीसरा पॉइंट यहाँ से जब हम लोग नए चलेंगे तब यहाँ से देखेंगे भैया सदिशों के बारे में, सदिशों के, इसको कह सकते हैं भैया सदिशों के प्रकार, ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही सदिश विश्लेषण। इसमें हम लोग अदिश के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सर सदिश क्या होता है सारी बात बताएंगे हम। सबसे पहले भैया सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं सदिश और यहाँ पर लिखते हैं अदिश, ये 2 शब्द होते हैं। सदिश का मतलब होता है भैया दिशा सहित, क्या होता है? दिशा। और अदिश का मतलब दिशा रहित, दिशा सहित और दिशा रहित का मतलब होता है जिसमें दिशा ना हो, और सहित का मतलब जिसमें दिशा हो। तो यहाँ पर सदिश और अदिश का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसे सदिश विश्लेषण में हम लोग पढ़ेंगे भैया जिसमें दिशा हो। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का मतलब होता है किसी भी चीज़ के गति के बारे में। प्रक्षेप्य गति, जैसे हम लोग कोई चीज़ फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं ना, तो ये क्या होता है? फेंकना, प्रक्षेप्य गति। यही हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग बॉल फेंकते हैं तो कितने एंगल पे फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगी, समझ रहे हैं? तो यही चीज़ें हम लोग प्रक्षेप्य गति में पढ़ेंगे। तो ये हो गया सदिश और अदिश, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। और आप लोगों को पता है पिछली कक्षा में हम लोगों ने आपको बताया था राशियाँ, क्योंकि इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। राशियाँ बताया था, राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? आपने कहा था सर राशियाँ वे होती हैं। पहली बात तो राशियाँ क्या होती हैं? राशियाँ वे होती हैं जिसको हम लोग मापने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? मापने का प्रयास करते हैं। माप पाएँ चाहे ना माप पाएँ, लेकिन प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भैया मापने का जिसको प्रयास करते हैं उसको कहते हैं राशियाँ। अभी हम लिखवाएंगे, अभी आप लोग लिखिएगा मत। मापने का प्रयास करते हैं जिसके लिए, उसे कहते हैं राशियाँ। जैसे आपको पता है राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जिसको माप सकते हैं
एक तो जिसको माप सकते हैं उसको भौतिक राशियाँ, एक जिसको नहीं माप सकते उसको कहते हैं भैया गैर भौतिक राशियाँ। अगर आप लोग पिछले चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो भौतिक राशियाँ में क्या होती हैं, जैसे आपको पता है भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं। एक बार हम पढ़ाए थे मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, लेकिन इसी भौतिक राशि का एक और भी प्रकार होता है जो कि होता है भैया सदिश और अदिश। यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ से अपने चैप्टर पर आ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ से हम लोग अपने चैप्टर पर आ रहे हैं। इतनी बातें किसी को अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ना समझ में आओ तो वो पूछ सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, हमको पढ़ना है सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। हमने एक शब्द लिखा है दिशा सहित। क्या लिखा भैया? दिशा सहित। मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने लेता हूं दूरी, और एक उदाहरण लेता हूं विस्थापन। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये बताइए दूरी क्या है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? विस्थापन क्या है? सदिश राशि है कि अदिश राशि? ये आपको बताना है। आप थोड़ा विचार करिए इस पर, क्या है कौन क्या है समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा दिशा सहित। पहली बात तो एक और बात समझिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं भैया 5 किलो चीनी, क्या लिख रहा हूं? 5 किलो चीनी। तो ये जो 5 किलो होता है ना, इसी को कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण। कोई दिक्कत किसी को? मतलब उसका मान। परिमाण का मतलब मान। जैसे हम कहें 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर क्या है? परिमाण। कोई दिक्कत किसी को परिमाण समझने में? तो परिमाण ये हो गया। दिशा आपको अब समझना है। दिशा आप तो जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है। दूरी, जैसे मैं कहूँ आप लोगों से दूरी क्या होता है? एकांक समय में तय की गई लंबाई। तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की, अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या होती है? कम से कम। कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? वहां तक दिख रहा है इसमें? चलिए कोई बात नहीं, चलिए ध्यान। एकांक समय में तय की गई दूरी। अब ध्यान रखिएगा, मैं एक लाइन खींचता हूं यहां पर। आप ये बताइए प्रारंभिक बिंदु क्या है आपका? ए से चलना प्रारंभ किया, बी तक पहुंच गए। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। एक प्रारंभिक बिंदु और अंतिम दूरी अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर 5 किलोमीटर चले हैं और यहाँ पर 2 किलोमीटर चले हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 किलोमीटर यहाँ चले हैं, 2 किलोमीटर यहाँ चले हैं। अगर मैं आपसे दूरी पूछूं तो आप कहेंगे सर एकांक समय में तय की गई लंबाई। लंबाई मतलब इतनी लंबाई ये, इतनी लंबाई ये। तो आप कहेंगे कुल दूरी कितनी आ गई? 7 किलोमीटर। कितनी आ गई? अगर मैं कहूं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब कम से कम, आप ये बताइए कम से कम कहां से होगा? आप जब यहां से यहां तक मिलाएंगे तब कम से कम दूरी होगा, कि पहले यहां आएंगे फिर यहां आएंगे तब? आप कहेंगे ए और बी को सीधा मिला दीजिए, ए और बी को, तब क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी। आप ये बताइए यहां से यहां तक आने के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ी? पहले समझिए, पहली बात तो दूरी के लिए दिशा समझिए, फिर उसके लिए आप देख रहे हैं दूरी का मान। आप यहाँ से चले यहाँ तक पहुँच गए, आप देख रहे हैं 7 किलोमीटर आ गया। अब आप यहाँ से चलिए, यहाँ से 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से, तो आपकी दोनों बार वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 7 किलोमीटर। कोई दिक्कत? लेकिन अगर आप यहीं पर विस्थापन की बात करें, विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी। ये 5 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर। आपको पता है न्यूनतम दूरी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप ये बताइए अगर आप यहाँ से यहाँ आएंगे फिर यहाँ आएंगे
तब तो वैल्यू 7 आ जाएगी। लेकिन आपको पता है न्यूनतम निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको न्यूनतम, अगर मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको दिशा पता होना चाहिए ना कि हमारा अंतिम बिंदु किस दिशा में है। अगर ये नहीं पता, इसमें क्या है, इसमें जिस रोड से आए थे उसी रोड से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें तो दिशा पता होनी चाहिए कि हाँ कितने दूरी, किधर साइड है ये, समझ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं दिशा की जरूरत आपको पड़ेगी और इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिशा की जरूरत जिसमें पड़ती है वो क्या होता है भैया, सदिश होता है। जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ता उसमें क्या होता है, अदिश होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब हेडिंग आप लोग डालिएगा भैया, सदिश राशियाँ। जो लिख चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहें। तो दूरी और ये विस्थापन में समझ में आ गया ना कि कौन सा भैया सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, सदिश क्या होती है। आगे बढ़ें, चलिए। सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ को इंग्लिश में कहते हैं भैया वेक्टर। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियाँ लिखिएगा, वे राशियाँ जिसके मापन के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। उसे सदिश राशियां कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण लिखिएगा, जैसे वेग, उसके बाद विस्थापन, उसके बाद त्वरण, उसके बाद भैया वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, अब आगे लिखिएगा, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया। ठीक है, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग। आगे लिखिएगा भार। क्या लिखिएगा, भार। ठीक है, आगे लिखिए, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, कामाधारा घनत्व। चलिए अगला लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, अदिश राशियां। इसको इंग्लिश में कहते हैं भैया स्केलर क्वांटिटीज। लिखिएगा, वे राशियां जिसके मापन के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है।
केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां क्या कहलाती हैं भैया? अदिश राशियां। कोई दिक्कत? सदिश राशियां और अदिश राशियां। हो गया। अब आगे हेडिंग डालिएगा आप लोग। अच्छा, इसका उदाहरण नहीं लिखे क्या? अब इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। द्रव्यमान, चाल हो गया, समय। समय को आप दिशा बताते हैं क्या कि उत्तर की दिशा में 10 बज रहा है? आप कहेंगे नहीं सर। तो समय क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, और आगे दूरी हो गया, ठीक है, दूरी हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, घनत्व हो गया, क्षेत्रफल हो गया, पावर। कहते हैं हमें दक्षिण की दिशा में 10 किलो पावर है, इत्यादि। ठीक है, चलिए इसको इतना लिखने के बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा। मिटा दें इसको। अब हेडिंग डालिएगा भैया, सदिशों की संकेतन पद्धति। मतलब सदिश को कैसे दिखाया जाता है। हेडिंग डालिए, सदिशों की संकेतन पद्धति। लिखिए भैया, सदिशों की संकेतन, हाँ, सदिशों की संकेतन पद्धति। लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा सदिश राशियां सदिश राशियां सदिश राशियों लिखिएगा। सदिश राशियों को मोटे अक्षरों में अक्षरों के ऊपर एक बाण, जिसको कहते हैं तीर, एक तीर के द्वारा लिखा जाता है। तीर के द्वारा लिखा जाता है। जैसे यदि किसी सदिश का परिमाण a है, तब यदि किसी सदिश का परिमाण a है, तब उस राशि को हाँ, यदि किसी सदिश का परिमाण a है, तब उस राशि को, हाँ, उस राशि को वेक्टर a लिखते हैं। ठीक है, वेक्टर a, यहां ध्यान रखिएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हेडिंग डालिएगा, वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषा। ध्यान रखिएगा बच्चों कि एक बार अगर आप लोग यहाँ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अगर एक बार और रिवीजन करते हैं तो सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और 2 से 3 बार अगर कोई बच्चा रिवीजन कर लेता है तो फिजिक्स में ऐसा एक भी डाउट नहीं बचेगा जो आपको लगता है कि हमको ये नहीं आएगा, ठीक है। नया चैप्टर है, नए तरीके से है, समझने का प्रयास करिएगा, हर छोटी छोटी बात समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और पिछले चैप्टर्स को बार बार रिवीजन करते रहिए। ऐसा नहीं है कि पिछली चीज़ें पढ़ ली हैं तो उसको भूल जाइए। देखिए पिछली क्लासेस जो हो चुकी हैं, लगभग 33 क्लास हो चुकी है, 34वीं क्लास है, तो पिछली क्लासों से आप लोग रिवीजन करेंगे। वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं में सबसे पहला हेडिंग डालिएगा समान वेक्टर। क्या हेडिंग डालेंगे? समान। चलिए लिखिए, समान वेक्टर को क्या कहेंगे? समान की मीनिंग होती है भैया इक्वल, और वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। जहां पर वेक्टर लिखेंगे उसका मतलब आप लोग सदिश समझिएगा, क्योंकि अब इसका यूज इंग्लिश शब्द में होगा, अब इसका प्रयोग इंग्लिश शब्द में होगा भैया, ठीक है। समान वेक्टर लिखिएगा। आप यहां पर ध्यान दीजिए, समान वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक लाइन ऐसे खींचूं और सेम ऐसे ही एक लाइन और खींच दूं, इस लाइन का नाम रखूं ए, इस लाइन का नाम रखूं बी, आप दोनों देख रहे हैं समान है ना, इसकी लंबाई और ये सब क्या है? समान है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे भैया? समान वेक्टर। मतलब वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। आप देख रहे हैं ये दिशा बता रही है कि दोनों की दिशा एक ही तरफ है, जो तीर बता रहा है दोनों की दिशा एक ही तरफ। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर इन दोनों की दिशा बदल दें, एक की दिशा इधर और एक की दिशा इधर, तो ये आप समान है? नहीं है। ये ए था और ये क्या था भैया? बी था। अब क्या हो जाएगा? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। ये माइनस इसलिए लगा है कि इसकी दिशा दूसरे तरफ है, इसकी दिशा दूसरे तरफ है, तो इसको कहते हैं भैया, देखिए विपरीत। क्या होता है? विपरीत वेक्टर। इसको कहते हैं विपरीत वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। समान वेक्टर और विपरीत वेक्टर, देखिए चिन्ह इसका दूसरे साइड है ना, और इसमें क्या है? दोनों की दिशा एक साइड है, समान है। आगे लिखिएगा, समान हो गया, विपरीत हो गया। अब एक तीसरा होता है भैया एकांक वेक्टर। विपरीत वेक्टर वहां पर समझा दिए। विपरीत के बाद एकांक वेक्टर। एकांक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको कहते हैं भैया यूनिट वेक्टर। अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a बटे a, तो आप क्या कहेंगे? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? a बटे a लिखूँ तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं b बटे b लिखूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि b b से कट जाएगा, a a से कट जाएगा तो 1 आएगा। एकांक का मतलब होता है भैया एक अंक। वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 अंक। इसके बारे में समझने का प्रयास करिएगा। अभी सबसे पहले इसको लिखिए, एकांक का मतलब इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, एकांक आनी चाहिए, ठीक है। अब समान वेक्टर का लिखिएगा, समान वेक्टर में लिखिएगा वे सभी वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ लिख लीजिएगा। वे सभी वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ, कामा दिशा एवं परिमाण सभी समान हों। क्या हों? समान हो, उसे समान वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे वेक्टर ए ऐसे बना लीजिए, ए
और ऐसे बना लीजिए बी। तो आप देख रहे हैं ए क्या है भैया, बी के बराबर है, तो ऐसे बना लीजिएगा इसको। बना लीजिए जल्दी, फिर आगे समझाएं। चलिए, जितने लोग कह रहे थे कब दिख रहा है, अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। अब सही तरीके से दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत था। थोड़ा धुंधला आ रहा था। शांत रहे। चलिए, इतना लिख लिए आप लोग। चलिए, अभी तक तो लिखवाने वाली बात कुछ थी नहीं, जितनी भी बातें लिखवाए हैं वो तो बोल बोल के लिखवाए हैं। अब दिख रहा होगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मिटा दें इसको। समान वेक्टर है, अब यहाँ हेडिंग डालिएगा विपरीत वेक्टर। हेडिंग डालिएगा विपरीत हेडिंग डालिए भाई विपरीत वेक्टर। विपरीत को इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट। अपोजिट वेक्टर लिखिएगा वे सभी वेक्टर जिनका परिमाण समान हो परंतु दिशा क्या हो भैया, दिशा विपरीत हो। दिशा विपरीत हो उसे विपरीत वेक्टर कहते हैं। उसे विपरीत वेक्टर कहते हैं। ऐसे बना लीजिए। देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं, इसका नाम ए। सेम इसी प्रकार का एक और खींच रहे हैं, लेकिन इसकी दिशा है बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। तो बी माइनस बी क्या बता रहा है कि इसकी दिशा दूसरे साइड है। कोई दिक्कत? चलिए, विपरीत वेक्टर हो गया। यहाँ तक लिख लिया आप लोग। चलिए, अब हेडिंग डालिएगा एकांक वेक्टर। जितने बच्चे नहीं लिख पाए जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए, हेडिंग डालिए एकांक वेक्टर। इंग्लिश में कहते हैं इसको भैया यूनिट वेक्टर। इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं। लिखिएगा वे वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है। वे वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है एकांक वेक्टर कहलाते हैं। एकांक वेक्टर कहलाते हैं। लिखिएगा इसे कैप ए पर क्या है भैया, ये ऐसे बना है, ये कैप है। इसे कैप ए से प्रदर्शित करते हैं। कैप ए इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लीजिएगा, नीचे दिख रहा है ना, देखिए। कैप ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, कैप ए इज इक्वल टू लिखिएगा वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए, ऐसे लिख लीजिएगा।
ये इसका फार्मूला होता है, ये कैसे क्या निकाला जाता है सब समझाएंगे। अभी आप लोग इसको लिखिए पहले। इसको हेडिंग डालने के बाद अब हेडिंग लिखिएगा लंब कोणीय एकांक वेक्टर। इसको मिटा देते हैं भैया, आप लोग लिख चुके होंगे। अब लिखिएगा लंब कोणीय एकांक वेक्टर। हेडिंग डालिएगा, चलिए लिखिए लंब कोणीय एकांक वेक्टर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिएगा भैया, ये भी ध्यान से समझिए। ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आएंगी तो नहीं कर पाएंगे। आपको पता है सर अक्ष कितनी होते हैं? एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष और एक होता है ऐसे बाहर निकलता हुआ, ऐसे बाहर निकलता हुआ। एक तो ऐसे और एक बाहर निकलता हुआ। इसको कहते हैं भैया, बाहर निकलते हुए को हम लोग कह देते हैं जेड अक्ष। क्या कहते हैं? जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। कोई दिक्कत किसी को? अक्ष कितने होते हैं? 3 होता है, एक्स अक्ष, एक्स, वाई और जेड। यहाँ पर हो जाएगा ओ। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ें। जैसे आप लोग अपने घरों में कोने पर देखिए तो एक तो ऊपर वाला हो जाता है एक, और एक ये दूसरा और ये तीसरा, 3 अक्ष होते हैं। कोई दिक्कत? ऐसे बनाइए चित्र आप लोग, एक का नाम वाई और एक का नाम एक्स, वाई और जेड। अब ध्यान रखिएगा, उल्टा लिख दिया क्या? यहाँ पर वाई होता है और यहाँ पर एक्स होता है। कोई बात नहीं, चलिए कर लीजिए। अब जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? आई। और जो वाई अक्ष होता है उसको जे, और जो जेड अक्ष होता है इसको ए कहते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप लिख लीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। मतलब कि ये कहना चाहता है कि इसका कोई भी चीज़ है उसका वाई अक्ष पर जो परिमाण है वो कितना है? जे कैप है। क्या कहना चाहता है? कि वाई अक्ष पर जो इसका परिमाण है वो जे है, और एक्स अक्ष पर जो उसका परिमाण है वो कितना है? आई है, और जेड अक्ष पर जो उसका मान है या परिमाण है वो कितना है? के कैप। समझ रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पर कोई वस्तु ले लूँ, मैं आप लोगों से कहूँ आप इसको इस कोने पर खींचिए, इसको कोने पर खींचिए, तो आप कहेंगे कि सर इसमें कोने पर बल लग रहा है। अभी यही बातें आएंगे, अभी समझिएगा, अभी इसको रहने दीजिए, लेकिन पहले इतना समझिए। मतलब कि ये कहना चाहता है कि किसी भी चीज़ के 3 परिमाण हो सकते हैं, एक्स, वाई, जेड। परिमाण नहीं, दिशा, अक्ष कितनी हो सकती है? एक्स, वाई और जेड। तो अगर एक्स अक्ष पे कोई परिमाण है, एक्स अक्ष पर कोई मान दिया है तो उसको कहेंगे आई कैप, और वाई अक्ष पर कोई मान दिया है तो उसको कहेंगे जे कैप, और जेड अक्ष पर कोई मान दिया है तो उसको कहेंगे के कैप। यहाँ तक सारी बातें आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको निरूपित कैसे करते हैं? चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, निरूपण मतलब प्रदर्शित कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग। निरूपण हेडिंग डालिएगा। लिखिएगा मॉड आई कैप, मॉड जे कैप, मॉड के कैप बराबर क्या हो जाता भैया? एकांक है, लंबकोणी है और एक है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखिए इसके लंबवत है और ये देखिए इसके लंबवत है। ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए लंबकोणी एकांक वेक्टर। आई कैप, जे कैप और के कैप का मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर लिखिएगा समकोणीय। समकोणीय घटक को लिखने पर, अभी आप लोग जितने बच्चे ऐसे हैं ना तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना, परेशान मत होइए। जैसे क्वेश्चंस करेंगे आप सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, समकोणीय घटक, समकोणीय घटक को लिखने पर
समकोणीय घटक को क्या करने पर भैया, लिखने पर। तो यहाँ पर लिखिएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू, दिख रहा नीचे, वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखिएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए का मान यक्स दिशा में आई कैप है, ए का मान यक्स दिशा में आई कैप है, ए का मान वाई की दिशा में जे कैप है, ए का मान जेड की दिशा में के कैप है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2i कैप माइनस 3j कैप ऐसे प्लस 4k कैप, तो आप कहेंगे ये आई कैप का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर यक्स दिशा में, आई कैप का मान यक्स दिशा में इसका परिमाण कितना है 2, वाई दिशा में इसका परिमाण कितना है 3, जेड दिशा में इसका परिमाण कितना है 4। कोई दिक्कत? 2i कैप आई लगा है तो आई का मतलब यक्स दिशा, यक्स दिशा में इसका परिमाण कितना है 2, वाई दिशा में परिमाण कितना है 3, जेड दिशा में परिमाण कितना है 4। ऐसे आप लोगों को मान सारी बातें समझनी है। लंबकोणीय हो गया, ऐसे ए एक्स आई, ए एक्स का मतलब होता है यक्स की दिशा में ए का मान कितना है आई, एक ए मतलब वाई का ए का वाई की दिशा में जे। ऐसे ही आप लोगों को समझना है सारी बात। लंबकोणीय वेक्टर हो गया। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, हेडिंग डालिए भैया शून्य वेक्टर, ये 5वां है ना शून्य वेक्टर। शून्य को इंग्लिश में कहते हैं जीरो, और वेक्टर को तो भैया वेक्टर ही कहते हैं, VECTOR के ट्रैक्टर में लिखिएगा, ठीक है, वेक्टर लिखिएगा। चलिए बताएं। लिखेगा वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है। वह वेक्टर जिसका परिमाण क्या होता है भैया, शून्य होता है, शून्य वेक्टर कहलाता है। शून्य वेक्टर कहलाता है। इसको लिखिएगा जल्दी से आप लोग, शून्य वेक्टर कहलाता है। इसको लिख लिए, याद रखिएगा शून्य वेक्टर की आवश्यकता है, निकाल लीजिएगा। मतलब जिसकी वैल्यू 0 होगी वो क्या होगा, शून्य वेक्टर होगा, ठीक है। शून्य वेक्टर जिस प्रकार लिखिएगा, जिस प्रकार वास्तविक संख्या में जिस प्रकार, इसे लिख लीजिए पहले, यहाँ पर लिख लीजिए इसे 0 और उसके बाद लिखिएगा वेक्टर 0 से प्रदर्शित। हम बोलें वेक्टर तो आपको ऐसे लिखना है, मैं कहूँ वेक्टर ए तो आप ऐसे लिखेंगे, मैं कहूँ वेक्टर बी तो आप लिखेंगे ऐसे। जब मैं वेक्टर 0 बोलूँ तो 0 के ऊपर तीर, इसे वेक्टर 0 से प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिएगा, जिस प्रकार वास्तविक संख्या में 0 का महत्व होता है, जिस प्रकार वास्तविक संख्या में 0 का महत्व होता है, उसी प्रकार वेक्टर में शून्य का भी महत्व होता है। शून्य का भी महत्व होता है। आपको पता है 1 लिखा है, 1 के बाद 0 लगा देंगे तो उसका महत्व बढ़ जाता है ना, 10 हो जाता है। 1 के बाद 1 और 0 लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जिस प्रकार संख्या में 0 का महत्व होता है, उसी प्रकार इसमें भी, ये जब आप न्यूमेरिकल धीरे धीरे करेंगे तो सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अब हेडिंग डालिएगा शून्य वेक्टर के गुण। शून्य वेक्टर के गुण
लिखिएगा पहला योग, ऐसे लिखिएगा, पहला लिखिएगा शून्य वेक्टर का योग, शून्य वेक्टर का योग लिखिएगा। किसी वेक्टर ए में, हाँ, शून्य वेक्टर के गुण में लिखिएगा शून्य वेक्टर का योग। किसी वेक्टर ए में शून्य वेक्टर जोड़ने पर वेक्टर ए ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया? वेक्टर ए। तो लिख लीजिएगा, ये तो दुनिया को पता होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर ए। ये हमारा वैल्यू हो जाता है। लिखिए, मिटा दे इसको। अब हेडिंग डालिएगा भैया वेक्टरों का गुणा। हेडिंग डालिएगा भैया वेक्टरों का हेडिंग डालिए वेक्टरों का गुणा। लिखिएगा, यदि वेक्टर ए को n से गुणा किया जाए तो, यदि वेक्टर ए को, अच्छा वेक्टर ये शून्य वेक्टर, यदि शून्य वेक्टर को n से गुणा किया जाए तो परिमाण क्या होगा बताइए? किसी भी संख्या में जीरो का गुणा होता है तो क्या हो जाता है? जीरो होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो वेक्टर में n का मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा जीरो वेक्टर। ये कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा तीसरा, इसी में ए पॉइंट इसको कर लीजिएगा, बी पॉइंट इसको। अब ये जो पहले लिखवा रहे थे इसको अब लिखिएगा। यदि वेक्टर ए को वेक्टर जीरो से गुणा किया जाए तो परिमाण वेक्टर ए होता है। अभी आप लोगों को एकदम निश्चिंत रहना भैया, समझ रहे हैं? बहुत चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कुछ भी नहीं समझ में आ रही, फिर भी आप केवल जितनी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखते चलिए। जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएगी। वैसे पूरा प्रयास किए हैं कि हर छोटी छोटी बात समझ में आए। जैसे हमने आज क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को, आपको पता होगा भैया सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, राशियों के, उसके बाद सदिश राशि अदिश राशि के उदाहरण बताए हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, गैर भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ये सब पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ाया था वेक्टरों के प्रकार। जैसे वेक्टरों के प्रकार में हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या होता भैया बताए? वेक्टरों के प्रकार में सबसे पहले क्या पढ़ा था? सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे। पहला समान वेक्टर था, दूसरा विपरीत वेक्टर था, तीसरा हमारा था शून्य वेक्टर, चौथा लंबकोणीय वेक्टर, उसी में तीसरा नंबर पे था एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर के बाद लंबकोणीय एकांक वेक्टर, उसके बाद हमारा था भैया लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बाद शून्य वेक्टर। ठीक है, अब शून्य वेक्टर के गुण लिख लिए और शून्य वेक्टर के आवश्यकता लिख चुकी। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा सा तबीयत दिक्कत है, इस वजह से यहीं पर क्लास को हम लोग चाहेंगे इंड हो। ठीक है, जितनी भी बातें आप लोगों को नहीं समझ में आई हैं, वैसे कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा। हमने पूरा प्रयास किया सारी बातें समझ में आए। और आप लोग सभी लोग रेगुलर क्लास करिए। आज आप लोगों की क्लास 11th है, क्लास 10th वाली होगी, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर जो भी बातें आप लोगों को नहीं समझ में आई हैं आप लोग पूछ लीजिएगा।
ठीक है।